जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में आप लेके आए हैं कि कक्षा 10 की विज्ञान में जो चैप्टर आपका चल रहा था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आपका जिसकी थ्योरी हमने बताया था कि पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के वीडियो में आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस, जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके, उन सभी का अध्ययन किया जाएगा आज के वीडियो में। आपको बता दें, हम पहले भी बता चुके हैं कि जो भी आपकी परीक्षा होगी विज्ञान के पेपर की, इसमें आपके OMR बेस जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के रहेंगे। इसमें भौतिक विज्ञान से आपका 7 नंबर का आएगा, 7 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो उन्हीं से चुने हुए चुनिंदा प्रश्न आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि आपके इस चैनल पर गणित की भी क्लास निरंतर चल रही है। इसकी एक आपके चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है और विज्ञान की जो रसायन विज्ञान आपकी कंप्लीट हो चुकी है और भौतिक विज्ञान के वीडियो आपको निरंतर मिल रहे हैं। तो आज ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, वो कंप्लीट हो जाएगी भौतिक विज्ञान बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ। और शेष जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आगे आने वाले टाइम में आपको पहले जीव विज्ञान और इसके बाद पर्यावरण। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे आज के टॉपिक पर। जो भी आपके इम्पोर्टेंट चुने हुए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे हम सभी। तो आइए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। लिखा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। ऑप्शन पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। सेकंड में है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। और आपका अगला पॉइंट है कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना। और लास्ट है आपका किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना हमने थ्योरी में आपको बताया था कि कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा को उत्पन्न करना है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर थर्ड है, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है अगला आपका। स्क्रीन पे देख रहे हैं सभी कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो तांबे के तार में एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की में या चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। तो पूछा गया है कि इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण की कितने चक्र के बाद पश्चात परिवर्तन होगा। तो फर्स्ट है 2, सेकंड में 1, लास्ट है थर्ड है आपका आधे और लास्ट है चौथा है। तो ध्यान रखना, हमने थ्योरी में आपको बताया था कि एक आयताकार कुंडली जब हाफ साइकिल पूर्ण करती है तब उसकी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होता है। तो इसका भी आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आधे परिभ्रमण या आधे चक्र के बाद। चलिए नेक्स्ट। लिखा है गलत अथवा सत्य कथन को छांटिए। पहला आपका फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का एक सरल नियम है।
सेकंड में लिखा आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग एक विद्युत धारावाही के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने हेतु किया जाता है। थर्ड है आपका दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में बहती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा एक निश्चित अंतराल के बाद उत्क्रमित हो जाती है। और लास्ट है आपका कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा प्रत्येक 1/50 सेकंड के पश्चात उत्क्रमित हो जाती है। तो देखिए, जो भी 4 विकल्प आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, तो फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का सरल नियम सत्य है ये। दूसरा आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग एक विद्युत धारावाही के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने हेतु किया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है आपका दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक दिशा में बहती है और प्रत्यावर्ती धारा की दिशा एक निश्चित अंतराल के बाद उत्क्रमित हो जाती है, ये भी आपका करेक्ट है। अब लास्ट में लिखा है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा प्रत्येक 1/50 सेकंड में उत्क्रमित हो जाती है, ये आपका असत्य है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड होती है। कितनी? 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड, 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड होती है। अब प्रत्यावर्ती धारा अपने प्रत्येक घूर्णन में 2 बार अपनी दिशा में उत्क्रमित होती है। तो 2 बार जब अपनी दिशा में उत्क्रमित होगी तो ये कितना बन जाएगा? 1/50 और 50 100। तो ये है आपका, तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो चौथा विकल्प है आपका वो असत्य है, गलत। तो थर्ड का आपका फोर्थ हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, चौथा वाला। चलिए अगला, डायनमो उत्पन्न करता है। डायनमो उत्पन्न करता है, फर्स्ट ऑप्शन में आवेश, सेकंड में विद्युत वाहक बल, थर्ड में विद्युत क्षेत्र और लास्ट में आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो डायनमो हमने आपको बताया, पढ़ाया थ्योरी में। अगर आप नए हैं तो हमने बताया कि प्लेलिस्ट बनी है आपकी चैनल पर, तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट से आप पिछले वीडियो का अध्ययन करके सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अगर वो थ्योरी नहीं सीखेंगे तो विकल्प ही आपको ऐसे अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो देखा कि जो डायनमो है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या उत्पन्न करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि डायनमो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट, अगला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। फर्स्ट है आपका मोटर, डायनमो, धारामापी, ट्रांसफार्मर। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र आपको बताया था विद्युत जनित्र या जनरेटर, डायनमो, विद्युत जनित्र या डायनमो। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र आपका डायनमो या विद्युत जनित्र भी लिख के आ सकता है। ठीक है, तो कर दिए नोट। चलिए नेक्स्ट, लिखा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपका जनित्र, सेकंड में गैल्वेनोमीटर, थर्ड में एमीटर, लास्ट में आपका मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या बोली जाएगी? जनित्र,
जनित्र से हम क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत धारा। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, जनित्र से हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट। अगला है आपका कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है आपका कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी जनित्र में स्थायी चुंबक होता है। सेकंड में लिखा है कि डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। जनन मीन्स पैदा करना, उत्पन्न करना। अगला है एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। लास्ट में लिखा है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन या दिक् परिवर्तक होते हैं। तो ये आपको हमने थ्योरी में बताया था कि एसी और डीसी जनित्र में क्या अंतर होता है। तो एसी जनित्र में आपके सर्पी वलय होते हैं और डीसी जनित्र में हमने वहां पर आपको विभक्त वलय बताए थे, जिन्हें हम दिक् परिवर्तक के नाम से जानते हैं। तो जो आपका 7 क्वेश्चन नंबर है उसका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। चलिए हो गया। अगला संभवतः ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका चैप्टर का व्यवकल्पीय प्रश्न। लिखा है कि एक एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन है विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का प्रयोग करना आवश्यक है। सेकंड है विभक्त वलयों तथा बुरसों का प्रयोग आवश्यक है। थर्ड है आपका कि एक अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का होना आवश्यक है। और लास्ट है कि एक आयताकार पास का प्रयोग आवश्यक है। तो ध्यान रखना है कि एसी जनित्र को डीसी जनित्र में जब हम परिवर्तित करेंगे तो जो आपका विभक्त वलय है उसे दिक् परिवर्तक का प्रयोग करना आवश्यक होगा। क्योंकि देखिए कि विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का प्रयोग इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि जो आपका इसके प्रयोग से बाह्य परपथ में प्रेरित विद्युत धारा, जो प्रेरित विद्युत धारा होगी वो सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होगी। क्योंकि जो आपका आर्मेचर है, आर्मेचर, तो आर्मेचर का एक घूर्णन के दौरान जो आर्मेचर कुंडली है उसका पूर्ण घूर्णन के दौरान आपकी जो धारा है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का प्रयोग करना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट हो गए। ये थे आपके चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, थ्योरी भी कंप्लीट हो गई, बहुविकल्पीय प्रश्न भी कंप्लीट हो गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में जीव विज्ञान के साथ, क्योंकि अगर इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो आपको बताए जाएंगे। तो अन्यथा की स्थिति में सीधा अगला आपका टॉपिक रहेगा बायोलॉजी का। जीव विज्ञान अब आपको पढ़ाई जाएगी, क्योंकि रसायन विज्ञान पहले से ही कंप्लीट है आपकी, भौतिक विज्ञान भी कंप्लीट हो गई। अब आपका टॉपिक जो है वो जीव विज्ञान, और इसके बाद में आपको पर्यावरण बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।